हेलो एंड वेलकम टू द वर्कशॉप। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है एंड दिस पर्टिकुलर वर्कशॉप विच इज नेम्ड एज प्रोफाइल बिल्डिंग, आप सभी बच्चों के लिए दिस इज गोइंग टू बी अ ग्रेट नॉलेजेबल लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर यू। एंड आज की वर्कशॉप रखने का सबसे बड़ा जो रीजन है वो यही है कि हम सभी बच्चे आज की डेट में जो अपनी स्टडीज हायर स्टडीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं, इसका मेन हमारा एक एम होता है लाइफ के अंदर। जब हम पढ़ते हैं हमारा एम होता है टू गेट गुड स्कोर्स एंड गेट एडमिशन इन अ गुड कॉलेज। तो जब हम बात करते हैं तो हैविंग गुड स्कोर्स एंड हैविंग गुड एडमिशन इन अ गुड कॉलेज, तो उसके लिए हमारा प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्यों आज की डेट के अंदर हम बात कर रहे हैं प्रोफाइल बिल्डिंग की? डेफिनेटली मेरिट बेसिस के ऊपर बहुत कुछ चीजें कही जाती हैं, होती भी हैं। हम में से बहुत सारे बच्चे अच्छे मार्क्स लेकर भी आते हैं, बट स्टिल हमारी एक जो रेस है, उस रेस के अंदर हम लोग कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं। कहाँ पिछड़ते हैं? जब हम अपने काउंसलिंग सेशंस के लिए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस आर ऑफरिंग एडमिशंस, बट डेफिनेटली जब हम बात करते हैं बहुत अच्छे कॉलेजेस की, जो हैविंग गुड रैंक इन द एजुकेशन इंडस्ट्री, उनका जब एक प्रोफाइल है उस कॉलेज का जो आपके कहीं ना कहीं 8th ग्रेड कॉलेजेस के अंदर इन्वॉल्व है, तो उनकी कहीं ना कहीं एक लिमिटेशंस होती है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को लेने की। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास, जो अगर हम मेरिट बेसिस पे बात करें तो बहुत ज्यादा अच्छी एक परसेंटेज निकल के आ रही है स्टूडेंट्स की, जो बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं। अब अगर सिर्फ स्कोर के बेसिस के ऊपर यूनिवर्सिटीज को डिसीजन लेना होगा, तो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी टफ जॉब फॉर देम। तो अल्टीमेटली वो क्या करते हैं कि आप लोगों का जो प्रोफाइल होता है उसको स्टडी करते हैं, आप लोगों से 1-to-1 इंटरेक्ट करते हैं, आपका इंटरव्यू लेते हैं, एंड देन उसके बाद असेसमेंट के बाद अगर एक होलसम पिक्चर उनके सामने निकल के जो आती है, वहां हम कहीं ना कहीं एक कदम आगे या एक कदम पीछे हो जाते हैं। अब ये इतना इंपॉर्टेंट है, तो डेफिनेटली वी नीड टू नो समथिंग मोर अबाउट दिस थिंग। सो आज का जो हमारा वर्कशॉप है, दिस इज बेसिकली फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर इनटू गोइंग इनटू हाई स्कूल, और वो अपने सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी के पड़ाव में जाने वाले हैं, और उसके बाद इवन अगर वहां से भी वो क्लियर कर चुके हैं, तो इन देयर प्रोफेशनल लाइफ हाउ देयर प्रोफाइल इज गोइंग टू हेल्प देम। हमारा मेन जो जानने का आज पर्पस है वो यही है। सो वंस अगेन वेलकम यू ऑल, एंड मैं चाहूंगी कि आप लोगों की जो भी क्वेरीज हो इस पर्टिकुलर जो मैं एक वीडियो ये अपलोड कर रही हूँ, इस सेशन के बाद आप जरूर मुझसे पूछें। आपको लगता है कि मेरी कुछ ऐसी पर्सनल इश्यूज हैं जो आई वांट टू डिस्कस, अगर आप 1-to-1 करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, माय नंबर्स आर ऑलरेडी शेयर्ड विद यू। और अगर आप ग्रुप में करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप यहाँ पर भी अपनी क्वेरीज को डिस्कस कर सकते हैं। But before that, I would like to pursue with my presentation, which I have made for you. And इस पूरे सिनेरियो को हम 2 सेशंस में करेंगे, क्योंकि ये इतना लंबा टॉपिक है कि इसको एक सेशन के अंदर कंप्लीट करना इज नॉट इजी टास्क फॉर मी ऑल्सो। और आप लोग भी अगर कुछ समझेंगे तो डेफिनेटली आपको उसे इनकॉर्पोरेट करने में, समझने में और अपने एनालिसिस इनपुट लेकर आने में इट विल टेक सम टाइम। So next Sunday 7 p.m. once again we will meet for the session 2। उसके अंदर हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं और आज के सेशन में क्या डिस्कस करने वाले हैं, डेफिनेटली अभी हम इसके बारे में जानेंगे। सो आई वुड लाइक टू से वेलकम वंस अगेन, एंड अभी हम आगे परस्यू करते हैं अपने प्रेजेंटेशन को। ओके, सो अभी हम बात करते हैं कि प्रोफाइल बिल्डिंग एक्चुअली इंपॉर्टेंट है क्यों।
सो अगर हम बात करते हैं कि द एवर इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ गेटिंग गुड मार्क्स इन हाई स्कूल्स कॉल्स फॉर अ मोर क्रिएटिव मेथड ऑफ इवैल्यूएशन बाय कॉलेजेस टू सिलेक्ट स्टूडेंट्स हु आर बेटर देन द बेस्ट। हर कॉलेज ये चाहता है कि उसके पास वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट आए और उसको कहीं ना कहीं उसकी प्लेसमेंट में और उसके करिकुलम में कहीं ना कहीं चार चांद लगाए, बिकॉज एवरी कॉलेज वांट्स बेस्ट स्टूडेंट्स, सो दैट उससे एक कॉलेज का रिकॉग्निशन भी होता है, उसका एक जो प्रोडक्ट उसके पास आ रहा है उसकी मार्केटिंग करने में। when I talk about marketing in terms of placement, it is in terms of placement where I'm talking about। जब वो एक काउंसलिंग जब होता है बच्चे का, उसके बाद उसका एडमिशन होता है, तो डेफिनेटली व्हेन यू आर गेटिंग एडमिशन इन अ गुड कॉलेज यू आर डेफिनेटली गोइंग टू एक्सपेक्ट कि यहाँ का जो प्लेसमेंट हो वो डेफिनेटली बहुत अच्छा हो। तो प्लेसमेंट के लिए कॉलेजेस जाएंगे कंपनीज के पास, और वहां पर प्लेसमेंट के लिए दे आर गोइंग टू कॉल द कंपनीज फॉर हैविंग द सेमिनार्स एंड वर्कशॉप्स, और वहां पे आके बच्चों का प्लेसमेंट के लिए काम करने के लिए। सो डेफिनेटली उनको मार्केटिंग करने में और इजी हो जाता है इफ दे आर हैविंग बेस्ट ऑफ द बेस्ट। अगर बहुत अच्छे स्टूडेंट्स होंगे तो डेफिनेटली दे विल गेट द प्लेसमेंट। और अच्छे स्टूडेंट्स को कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी कॉलेज नहीं छोड़ना चाहता है। हर कोई ये चाहता है कि मेरे पास वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट आए जिसका कि मैं डेफिनेटली यूटिलाइजेशन कर सकूं इन द मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ऑफ माय कॉलेज। सो व्हाई प्रोफाइल बिल्डिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर यू, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इतना ज्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है, और हम कहीं ना कहीं अपनी इसको हम डिटेल में आगे हम पढ़ने वाले हैं। दिस इज अवर फर्स्ट सेशन, और अभी इसको हम इन डेप्थ पढ़ेंगे। कंपटीशन इसके अंदर सबसे बड़ा मेन रीजन रहता है, अवर कमिटमेंट टुवर्ड्स दैट सब्जेक्ट इसके अंदर बहुत ज्यादा बड़ा एक मुद्दा रहता है। मॉडर्न टेस्ट जो इसके अंदर निकल के आते हैं, देन चेंज ऑफ हार्ट। हम में से बहुत सारे लोग अपने धीरे 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 अपने साल दर साल कुछ इंटरेस्ट और पैशन को चेंज भी करते रहते हैं। आज हमें कुछ और फील होता है, आज से 6 महीने बाद, 1 साल के बाद मे बी आई एम नॉट कमिटेड टुवर्ड्स दैट सब्जेक्ट। तो वो हमारा एक प्रोफाइल के थ्रू वो देखना चाहते हैं कि हमने कितनी बार अपने आप को अपने हार्ट को चेंज किया और अपनी चॉइसेस को चेंज किया अल्टीमेटली। देन टाइम डिपेंडेंट। तो अल्टीमेटली जो यूनिवर्सिटीज होती हैं या कॉलेजेस होती हैं, आप लोगों के नॉट ओनली योर एकेडमिक्स, उसके साथ साथ आपका क्या विजन है, आप क्या गोल्स रखते हैं, आपकी वैल्यूज क्या हैं, आपके स्किल्स क्या हैं, एंड योर इंटरेस्ट, इन सारी चीजों को इनकॉर्पोरेट करके देखना चाहती हैं, बिकॉज जैसा कि मैंने बताया दे वांट बेस्ट ऑफ द बेस्ट। तो डेफिनेटली हमारा एक होलसम जितना एक मल्टी डायमेंशनल पिक्चर एक देखेगा यूनिवर्सिटी, तो उतना ही ज्यादा हमसे वो इम्प्रेस होगा और उतना ही ज्यादा उसको अपने लिए बेनिफिट दिखेगा, और हम हमारे लिए तो डेफिनेटली बेनिफिट है ही है। तो इसके अंदर बेनिफिट जब दिखता है तो डेफिनेटली आगे चल के हमें स्कॉलरशिप, स्पॉन्सरशिप्स, एजुकेशन लोन में बहुत ज्यादा मदद होती है, अगर हमारी ये सारे के सारे प्रोफाइल बिल्डिंग बहुत अच्छे तरीके से बना हुआ होता है तो। सो सेक्शन 2 की चीजें मैं कुछ आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। आज नहीं हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस इन डिटेल, हम इन डेप्थ इसके बारे में चर्चा करेंगे इन अवर नेक्स्ट सेशन। बिकॉज पहले हमारे लिए जानना जरूरी है कि प्रोफाइल बिल्डिंग इंपॉर्टेंट है क्यों। फिर हम बात करेंगे इन अवर नेक्स्ट सेशन कि प्रोफाइल को एनहांस करने के लिए एक्चुअली हमें क्या क्या करना चाहिए, किस तरह से एनहांस होता है, हमसे क्या एक्सपेक्टेशन है यूनिवर्सिटी की या कॉलेज की, और खुद से हमारी क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। देन हमारा एक मल्टी डायमेंशनल और होलिस्टिक अप्रोच कैसे होना चाहिए टुवर्ड्स अवर सिलेक्शन ऑफ और द चॉइसेस वी आर मेकिंग इन अवर लाइफ। हम कैसे अपनी टिप्स मैं आपको जो दूंगी इसके अंदर, कैसे ऑनलाइन कोर्सेज इसमें आपको हेल्प कर सकते हैं, कैसे स्वॉट इसमें हेल्प करता है, स्वैट इसमें हेल्प करता है, हमारे जो 4 क्वेश्चंस होते हैं वो किस तरह से रोल अदा करते हैं इस पूरी सिनेरियो के अंदर। बिकॉज यूनिवर्सिटीज आर अप टू दिस थिंग कि वो जानना चाहती हैं कि हमारा अंदर कितना ज्यादा एफिशिएंट हम हैं, वो हमारे अंदर का बेहतरीन हिस्सा जानना चाहती हैं। जो हमारा सीवी या हमारा प्रोफाइल जो एक रिटन पैटर्न के अंदर होता है, जो एक आम रिज्यूमे जो देता है, वो डेफिनेटली उसके अंदर अगर उनको नहीं दिख रहा है, वो आपसे जानना चाहते हैं। देन कैसे हम अपने टिप्स के जो हम देंगे कि सैट को, पी सैट को या एसीटी के थ्रू
हम कैसे अपने आप को एनहेंस कर सकते हैं। This is going to be, we are going to discuss all these things in our next session. जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम नेक्स्ट सेशन में इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, बट एक ब्रीफ आइडिया मैं आपको देना चाहती हूँ, बिकॉज बहुत सारे बच्चे डेफिनेटली कुछ लोगों ने अभी फॉर्म फिल किए हैं, कुछ लोगों ने अभी फॉर्म फिल करने हैं, तो डेफिनेटली कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में जानकारी होना बहुत आसान रहता है और आगे के लिए भी अच्छा है कि अगर हम नेक्स्ट सेशन में जब आएंगे तो डेफिनेटली इसके बारे में थोड़ा और पढ़ के आएंगे और जानकारी लेकर आएंगे। So ACT stands for American College Test and SAT stands for Scholastic Aptitude Test. ये usually American universities या international level पे जो universities हैं definitely वहाँ पे जो बच्चे admission देखते हैं, look out करते हैं, उनके लिए होता है। But now जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैसे हमारे प्रोफाइल के अंदर enhance की हुई चीजें हमें कैसे फायदा दे सकती हैं, कि आप देखिए कि अगर हमने SAT का एग्जाम दिया है तो राइट नाउ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज approximately 36 universities of India are right now asking for SAT score, क्योंकि कहीं ना कहीं इंटरनेशनल सिनेरियो, इंटरनेशनल लेवल पे इसका एक एक्सेप्टेंस है और इसकी एक क्रेडिबिलिटी इसने बनाई है इस एग्जाम ने। और बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के साथ साथ अब बहुत अच्छे ऐसे इंस्टीट्यूट जो डेफिनेटली यूजीसी एफिलिएटेड है, एआईसीटी एफिलिएटेड है, इन सब ने भी सैट का स्कोर को कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज करना शुरू किया है। अगर वो इनकी कहेंगे कि प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है, कि ये क्राइटेरिया नहीं है, तो भी कहीं ना कहीं हमारे प्रोफाइल को एनहांस करता है और उन्हें पता लगता है कि कैसे हम तैयार हैं उस सब्जेक्ट के लिए जो हम पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट जो हम इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में डेफिनेटली पढ़ेंगे स्वॉट एनालिसिस, कैसे हम अपना सेल्फ एनालिसिस करेंगे, हमारी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स के बारे में। तो ये जानने का सबसे आसान तरीका जो आज की डेट में हमारे पास है कि कई चीजें तो सेल्फ असेसमेंट से भी हम निकाल सकते हैं, कि हमें पता लग जाता है कि मेरे अंदर क्या खूबियां हैं, क्या मेरी कमजोरियां हैं, क्या मेरे को अपॉर्चुनिटीज, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एजुकेशन लोन कैन बी ए गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू, कि अगर मुझे मेरी स्ट्रेंथ है और मुझे एडमिशन मिल सकता है, बट मेरी वीकनेस है फाइनेंसेस, बट मेरे को अपॉर्चुनिटी मिल रही है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन लोन, बट देयर आर थ्रेट्स कि उसके अंदर कुछ ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस हो सकती हैं जो कि बीच रास्ते में आ जाएंगी। सो दिस इज काइंड ऑफ अ स्वॉट एनालिसिस वी ऑल शुड डू, और इसको करते हुए डेफिनेटली इसके अंदर आपको जो अगर हम कुछ मदद कर सकेंगे देन आई विल बी मोर देन हैप्पी, कि कई बार क्या होता है कि हम अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को नहीं पहचान पाते। सो हाउ वी कैन एनालाइज अवर स्ट्रेंथ, अवर वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज क्या है डेफिनेटली, और थ्रेट्स इसके सामने क्या आ सकते हैं, ये तो जब तक हम उस चीज को एक्सप्लोर नहीं करेंगे, अनटिल एंड अनलेस जब तक हमने उसे एक्सप्लोर नहीं किया, वी वोंट बी एबल टू नो कि क्या थ्रेट्स हैं। बट स्टिल आपके सामने मैं जरूर कहना चाहूंगी कि समटाइम्स वी बीइंग अ ह्यूमन बीइंग वी कांट हम कोई एक्सरे मशीन नहीं है कि हम आपके अंदर जाकर, या आप खुद से भी अपने अंदर की जो स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को अगर आपने ऑब्जर्व नहीं किया है बहुत सालों तक, यू विल डेफिनेटली नीड टू हैव समवन इन योर लाइफ जो आपको आपके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में, अगर आपको नहीं पता है तो आपको बताए। It can be your teachers, it can be your parents, it can be your friends, but definitely ये सब relations के अंदर कहीं ना कहीं preconceived notion आ जाता है, एक judgmental एक हो जाते हैं हम particular किसी एक relation को लेकर। Sometimes we don't expect कि जिसके साथ हम रह रहे हैं उसमें सडनली इसकी स्ट्रेंथ बन चुकी है, बिकॉज टाइम के साथ साथ हमारे अंदर बहुत सारे इमोशनल चेंजेस आते हैं, बहुत सारे एकेडमिकली हम बहुत ग्रो करते हैं, हम फिजिकली डेफिनेटली हम बहुत ग्रो करते हैं। तो एक माइंड परसेप्शन होता है पेरेंट्स का या टीचर्स का या फ्रेंड्स का, जो हमारे बारे में एक एक प्रीकंसीव नोशन के साथ रहते हैं। तो somehow we need help from outside, and जिसमें एक being a career counselor मैं आपको बोलूंगी कि we can help you out this in this thing, but we are also humans, हमसे भी कभी कभी मिस्टेक हो सकती है। कई बार बच्चा इतना इंट्रोवर्ट होता है कि वो बता ही नहीं पाता है और डिस्कस ही नहीं कर पाता है, तो उसकी स्ट्रेंथ और उसकी वीकनेसेस को उसकी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू भी जानना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। सो इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो हमारे लिए एक बेहतरीन ऑप्शन होता है जहां हम बोलते हैं साइकोमेट्रिक एनालिसिस, जो आप में से बहुत सारे बच्चों ने दिया भी है।
and if someone else is interested, then do let me know. I will definitely going to help you out. तो साइकोमेट्रिक एनालिसिस कैसे हमें हेल्प करता है कि हमारे हाई पोटेंशियल एरियाज, इट मींस हमारी स्ट्रेंथ, हमारे लो पोटेंशियल एरियाज यानी कि हमारी वीकनेसेस, जिसमें हमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है, जिसमें हमें और ज्यादा काम करने की जरूरत है। अपॉर्चुनिटीज, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको हेल्पिंग हैंड क्या मिल सकता है टू अटेन और यू नो टू रीच टू योर गोल, क्या आपको हेल्प मिल सकता है इन दिस एंटायर इंडस्ट्री। जैसा कि मैंने आपके सामने 3 चीजों के नाम लिए, द स्कॉलरशिप्स, द स्पॉन्सरशिप्स एंड डेफिनेटली द एजुकेशन लोन। और थ्रेट्स क्या है, डेफिनेटली वी आर डीलिंग विद दीज काइंड ऑफ थिंग्स। तो हम आपको उस तरह की चीजों से पहले से ही वी कैन मेक यू अवेयर ऑफ दिस थिंग कि इस तरह के थ्रेट्स हैं। डेफिनेटली वी नीड टू बी मोर पंक्चुअल, वी नीड टू बी मोर एक्यूरेट इन अवर पेपर वर्क। तो कहाँ कहाँ हमें कमियां आ सकती हैं और किस तरह की चीजें हमें मदद कर सकती हैं, किस तरह का डेटा बैंक एंड डेटा एनालिसिस हमें चाहिए। So all these things are definitely required in SWOT analysis. फिर हम बात करते हैं स्वैट एनालिसिस की। ये हम डेफिनेटली बहुत इन डेप्थ नेक्स्ट सेशन में पढ़ने वाले हैं। स्वैट हुआ कि इसको अलग अलग टर्मिनोलॉजी में अलग अलग तरीके से बताया गया है। कोई इसे स्टूडेंट्स वर्किंग टू एडवांस टेक्नोलॉजी भी कहता है, कोई इसे स्पेशल विनिंग एटीट्यूड टीम भी कहता है, कोई इसे स्टूडेंट्स विद टेस्टिमनी भी कहता है, स्पिरिचुअल वारफेयर एंड ट्रेनिंग भी कहा जाता है, स्टूडेंट्स वर्किंग एज अ टीम भी कहा जाता है। देयर आर अप्रोक्सीमेटली अगर हम डिक्शनरी में देखेंगे तो 268 आपको इसकी और ज्यादा एब्रिविएशंस में मिलेंगे। हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज, हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको डिफाइन करता है। सो वी डोंट वांट टू स्टिक टू समथिंग which is very prominent, हम कहेंगे कि यही होता है, ऐसा नहीं है। जहां आप जाते हैं, अगर वो टेक्नोलॉजी बेस्ड होगा तो डेफिनेटली दे विल आस्क फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी को आपने कितना काम किया है। अगर आप मैनेजमेंट में है तो आपका एप्टीट्यूड को देखा जाएगा, एटीट्यूड को देखा जाएगा। अगर आप मार्केटिंग या उसमें आगे देखते हैं, फोकस करते हैं, तो आपकी ट्रेनिंग को देखा जाता है। और डेफिनेटली आप इन अ टीम कैसा काम करते हैं। तो जिस तरह का यूनिवर्सिटी, जिस तरह का कॉलेज, जिस तरह का एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जिस तरह का कोर्स होगा, आपको उसी तरह की डेफिनेटली रिक्वायरमेंट और क्राइटेरिया दिखेगा। देन इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे क्वेश्चंस के बारे में डेफिनेटली एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ यूनिवर्सिटीज हमें देखती हैं। तो जैसा कि साइंटिस्ट ने भी रिवील किया है कि 4 तरह के हमारे होते हैं इंटेलिजेंट, बिकॉज वी आर इंटेलिजेंट क्रीचर्स। तो हम अर्थ पे रहने वाले वो इंसान हैं, वो लोग हैं जिनके 4 क्वेश्चंस होते हैं। एंड डेफिनेटली ये इम्पैक्ट करता है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, हमारी प्लेसमेंट को। तो जब हमारी प्लेसमेंट, बिकॉज एक्सपेक्टेशन गिव एंड टेक का मामला है इसमें सारा, कि कंपनीज देखना चाहती हैं, आप चाहते हैं कि कंपनीज बेहतरीन से बेहतरीन कंपनीज इंटरव्यू के लिए आपकी यूनिवर्सिटीज या आपके कैंपस में आए, कैंपस रिक्रूटमेंट बहुत बेहतरीन हो। तो डेफिनेटली जो कंपनीज है वो यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस से एक्सपेक्ट करती हैं कि हमें इस तरह का प्रोडक्ट चाहिए, बिकॉज यू बीइंग अ स्टूडेंट इज अ प्रोडक्ट आउट देयर। वो आपको प्लेस करने आ रहे हैं, तो डेफिनेटली वो चाहेंगे कि हमें कम से कम ट्रेनिंग देना पड़े, ऐसा एम्प्लॉय हमारे पास आना चाहिए। तो जब ऐसा एम्प्लॉय कैसे मिलेगा उन्हें, तो इसीलिए जो कंपनीज है वो इस तरह की यूनिवर्सिटीज को प्रेफर करती हैं, जो यूनिवर्सिटीज अपने सिलेक्शन प्रोसेस को बहुत ज्यादा सिलेक्टिव रहती हैं व्हेन दे आर चूजिंग कैंडिडेट्स। अगर हम बात करें गूगल जैसी इंस्टीट्यूट्स की या ऑर्गेनाइजेशंस की, तो आप देखेंगे कितने लोग हैं, कितने परसेंट है वहां पे लोग जो विदाउट एनी डिग्री होल्ड करते हैं वहां पर बहुत अच्छी बेहतरीन पोजीशंस। क्योंकि उनके लिए शायद जो उनकी टर्मिनोलॉजी ऑफ अ गुड एम्प्लॉय ये नहीं है कि आपके पास डिग्रीज कितनी है, हाउ एफिशिएंट यू आर, आप कितने अच्छे टीम वर्क कर सकते हैं, आप इमोशनली कितने स्ट्रांग हैं, आप इंटेलेक्चुअली कितने स्ट्रांग हैं। ये सारी चीजें उसमें नोटिस की जाती है। आई एम नॉट सेइंग यू कि आप डिग्रीज के ऊपर फोकस नहीं करें, बट आई एम सेइंग इज कि डिग्री डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंस रखता है एक फर्स्ट लेवल, एक क्राइटेरिया तक जाने के लिए।
बट डेफिनेटली डिग्री के बिहाफ पे अगर जॉब्स मिलती होती तो इतना ज्यादा सिलेक्शन के टाइम पे व्हेन वी से कि उसका मार्क्स तो मुझसे कम आता था बट ही इज हैविंग गुड पोजीशन इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, तो वो कहाँ होता है व्हेन दैट पर्सन इज कहीं ना कहीं इमोशनली एज स्पिरिचुअली इन अ टीम वर्क, वो बहुत ज्यादा अच्छा बेहतरीन एम्प्लॉय साबित होगा। तो उसका ओवरऑल जो एक मैंने कहा कि होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स टू वर्किंग इन दैट ऑर्गेनाइजेशन जो रहेगा, वो डेफिनेटली बहुत मैटर करता है हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सो हम आते हैं आज की हमारी जो वर्कशॉप है, इसके अंदर जो हम पॉइंट द पॉइंट चीजें आपके साथ जो डिस्कस करने वाले हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट इंक्रीजिंग कंपटीशन, सो एज दिस स्लाइड सेज कि अगर हम आज बात करें कि पिछले कुछ सालों के अंदर इन बिटवीन द लास्ट 6 इयर्स अगर हम बात करें, तो जो सीबीएसई पैटर्न है या आईबी पैटर्न है, इसके अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर स्कोरिंग मोर देन 90% मार्क्स, उसमें 500 प्लस का इंक्रीज हुआ है। 500 प्लस, जो आप देखिए स्टूडेंट्स इंक्रीज हुए हैं 100%। डेफिनेटली 2007-10 के अंदर 7 लाख स्टूडेंट्स वर अपियरिंग फॉर बोर्ड एग्जाम्स, बट इन 2016 15 लाख स्टूडेंट्स, तो डबलिंग हुआ, 100% इंक्रीज हुआ। लेकिन 90% से ज्यादा मार्क्स लेने वाले जो बच्चे हैं, उनके अंदर 500 प्लस का इंक्रीज हुआ है। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि मेरिट के बेसिस के ऊपर तो आपका कंपटीशन बहुत टफ हो गया है। बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट मेरिट, तो मेरिट के अंदर अगर हर कोई 90% मार्क्स लेकर खड़ा है, तो डेफिनेटली एडमिशन प्रोसेस में, अभी प्लेसमेंट की तो बात ही नहीं कर रहे, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट करियर्स, अभी हम बात कर रहे हैं एडमिशंस। तो जब हम बात करते हैं, और ये वैसे वाइस वर्सा दोनों पे ही डेफिनेटली इक्वली एप्लीकेबल है, when we talk about admissions and we talk about employment, तो डेफिनेटली जब डिग्रीज लेकर इतने सारे लोग कैंडिडेट्स वहां पर खड़े होंगे, तो कंपनीज के लिए भी वही प्रॉब्लम होगा जो इस मोमेंट पे कॉलेजेस के लिए प्रॉब्लम है। सो वी नीड टू मेक श्योर कि हमें इस प्रोफाइल के अंदर 90% से एक्स्ट्रा कहाँ हम खड़े हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। 90% वाले तो अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हो गए। अब जैसे मैंने आपको बताया कि देयर विल बी अप्रोक्सीमेटली देयर हैज बीन 600% इंक्रीज अमंग दोज हु गेट अबव 90 to 95%। So the answer to the question asked above is no। कहाँ है क्वेश्चन कि क्या जो हैवी मार्क्स आपके आ रहे हैं, ये जो इतना कंपटीशन आपका जो खड़ा हो रहा है, तो क्या इसको कंसीडर कर सकते हैं हम लोग कॉलेज एडमिशन के लिए? क्या गारंटी है कि हमें 90 to 95% अगर आ गया है तो कॉलेज का एडमिशन हमारा कंफर्म हो गया? सो द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन इज नो। ये गारंटी की तरह नहीं लिया जा सकता है, बिकॉज जब यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस अपने लेवल पे काउंसलिंग करते हैं, तो वहां पर वो आपको कंप्लीट थरली पढ़ना चाहते हैं। इवन अगर हम एक छोटी सी बात करें कि अगर हम अपने रिज्यूमे लेकर कहीं जॉब के लिए जाते हैं, तो व्हाट वी डू, अगर हमें एम्प्लॉयर ने एक छोटा सा क्वेश्चन पुट अप कर दिया कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो हम में से कितने लोग घबरा जाते हैं और हम वही चीज रिपीटेडली बताने लगते हैं जो हमारे सीवी के अंदर लिखा है। सीवी में तो डिग्रीज मेंशन है, हम वही बताने लग जाते हैं, आई हैव डन दैट, आई हैव डन दैट, आई हैव डन दैट। नो, आपका सीवी जो नहीं बोल रहा है, वो आपसे वो सुनना चाहते हैं। तो डेफिनेटली एकेडमिकली दे आर अवेयर दैट यू हैव स्कोर्ड 95% मार्क्स और 90% मार्क्स। अब वो आपको काउंसलिंग में क्या पूछना चाहते हैं? दिस इज द मेन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अब वो आपसे कुछ एक्स्ट्रा जानना चाहते हैं। तो वहां पर आपका प्रोफाइल डेफिनेटली, ये जो एक कंपटीशन जो इतना इंक्रीज हो रहा है, आप, दिस इज नॉट ओनली हैपनिंग इन सीबीएसई, ये आईबी बोर्ड के अंदर भी हो रहा है। जहां पे आप इंटरनेशनल बोर्ड्स की हम बात करते हैं, तो वहां पर 90% ऑफ इंक्रीज इन स्टूडेंट रेशियो हुआ है। दैट आई अग्री कि जब 100% रेज हो रहा है, तो 500% से ज्यादा का रेज 90% मार्क्स में है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट आईबी, तो उसके अंदर 90% इंक्रीज होते हुए भी ओनली 200% का इंक्रीज हुआ है। डेफिनेटली सीबीएसई से कम है, बट ये भी अपने आप में टफ है। हम इसे ये नहीं कह सकते कि वो परसेंटेज तो कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गया। 500% इज समथिंग एल्स।
लेकिन 200% भी हमारे लिए एक कंपटीशन क्रिएट करता है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट रेज हो रहे हैं तो डेफिनेटली हमारे पास जो स्टूडेंट्स हु आर अपीयरिंग, उसके बाद जो स्टूडेंट्स हु आर स्कोरिंग अबव 90% वो भी डेफिनेटली बढ़ने वाले हैं। सो यहाँ पर आकर हमारा जो हम क्लासरूम के बाहर जो पढ़े ना, ये यहाँ पर अभी काम आने वाला है हमारे लिए। जो हमारा यूनिवर्सिटी सिलेक्शन हमें बताने वाला है कि यहाँ पर एकेडमिक्स के अलावा आप क्या हैं, यू हैव टू शो योर टैलेंट आउट देयर। फिर हम बात करते हैं कमिटमेंट चेक की। कमिटमेंट चेक क्या है? कमिटमेंट चेक में क्या है कि हमारे जो इंटरेस्ट होते हैं, हमारी जो हॉबीज होती हैं, इसको हम बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करें। हम क्या करते हैं, हम एक चीज को स्टिक कर देते हैं कि हमने 7th या 8th क्लास तक कुछ पढ़ा, देन हमने वो पसंद आया, हमें बीइंग एन हॉबी, बीइंग एन इंटरेस्ट हमें अच्छा लगा, एंड हम उसको थरली ब्लाइंड फोल्डेडली फॉलो करने लगते हैं। सो वी शुड नॉट डू दैट। हमें आज मैंने जो इस वर्कशॉप के अंदर 7th ऑनवर्ड बच्चों को क्यों इनवाइट किया, 7th ऑनवर्ड इनवाइट करने का जो सबसे बड़ा रीजन था कि यूजुअली हम सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी स्टूडेंट्स के साथ जब हम बात करते हैं तो जो कंफ्यूजन हमें सेकेंडरी लेवल पे दिखता है, एक्चुअली वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए सेकेंडरी लेवल पे। ये कंफ्यूजन सॉर्टेड हो जाना चाहिए हमारा 7th एंड 8th लेवल तक। तो अभी हम अपने, जब हम क्वेश्चन का प्रोसेस ही शुरू करेंगे इन 9th एंड 10th क्लास, हमने अपने आप से क्वेश्चन पुट अप ही करने शुरू किए इतना लेट, तो डेफिनेटली मैंने जब उसका प्रोसेस में इतना टाइम लगा दिया चीज को समझने में, तो अभी जब समझे ही नहीं उसे, तो उसके ऊपर काम कैसे करेंगे? तो you need to understand the thing first, then only you can work on that. तो अभी क्या है, जो 7th एंड 8th में जो स्टूडेंट्स हैं, हम उनको ये सजेशन है कि स्टार्ट थिंकिंग अबाउट एंड एक्सप्लोरिंग अबाउट योर थिंग्स, कि आप क्या, आपके इंटरेस्ट है, मे बी स्पोर्ट्स, मे बी समथिंग आप करना चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर। इट कैन बी आर्ट, इट कैन बी एनी काइंड ऑफ वोकल म्यूजिक और परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंदर आप जा सकते हैं, या फिर आप डांस के इतने सारे फॉर्म्स हैं, आप इनमें से कुछ भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो अभी इट्स अ वेरी राइट टाइम टू टेक एक्सप्लोर एक्चुअली। तो अगर हम 9th और 10th में आकर एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे, सो वी आर गोइंग टू वेस्ट अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 years। क्योंकि जो आपका एक होलिस्टिक अप्रोच की हम जब बात कर रहे हैं कि व्हाट यूनिवर्सिटीज आर लुकिंग आउट फॉर, तो वो आपका 9th ऑनवर्ड सब देखते हैं प्रोसेस, 9th to 12th स्टैंडर्ड तक। Now you have an opportunity to transform your hobbies to achievements by certifying them. So these certified achievements can now be demonstrated as your interest in the field you are applying to. So what matter is how you market yourself. Don't just say it when you can show it. अभी हम एक छोटी सी बात, जब हम बच्चों के साथ वर्कशॉप लेते हैं तो हम यूजुअली बच्चों से बात करती हूँ मैं कि इफ यू आर गोइंग टू इफ यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द फैकल्टी मेंबर्स जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, एंड वहां पर बैठने के बाद अगर आपको बोला जाता है दैट आपकी क्या हॉबीज हैं, व्हाट आर योर इंटरेस्ट, आप किसमें अच्छा कर रहे हैं या किसमें अच्छा कर सकते हैं, सो आप वहां पर बैठ के ऐसे नहीं बोल सकते ना कि आपको काउंसलर ये तो नहीं बोलने वाले हैं या फैकल्टीज ये तो नहीं बोलने, जस्ट गो एंड रन एंड शो अस हाउ गुड यू आर इन स्पोर्ट्स। या फिर आपको ये नहीं कहने वाले हैं कि आप आप चेस के क्या रूल्स हैं वो आपसे नहीं पूछने वाले हैं उस मूवमेंट पे इतना ज्यादा। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि डॉक्यूमेंटेशन का होना कितना जरूरी है उस मूवमेंट पे। if you're going to project something in front of them, you have to show it to them। आपने कोई जोनल लेवल पे अचीवमेंट किया है, आपने कोई स्टेट लेवल पे अचीवमेंट किया है, आपने कुछ कुछ ऐसा अचीव किया है जिसका आपका सर्टिफिकेशन है। सो आप इवन पार्टिसिपेशन भी अगर कर रहे हैं, सो इट शोज कि एटलीस्ट यू ट्राइड। तो अपना प्रोफाइल या अपना पोर्टफोलियो सिर्फ ये सोच के मत बनाइए कि मैंने कुछ अचीव किया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक लिया है, देन ओनली इट कैन बी ओवर वी कैन ऐड दिस इन अवर प्रोफाइल। अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत कॉन्टिन्यूसली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फॉर इंस्टेंस इफ यू आर राइटिंग, सो आपकी कमिटमेंट है टुवर्ड्स राइटिंग, तो राइटिंग में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने
मन में ही अपनी नोटबुक में कुछ लिखा एंड यू केप्ट इट विद यू, और आप वहां पे अब जाके क्या दिखाने वाले। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये टेक्नोलॉजी इतना बढ़ चुका है। आज की डेट में जब हम बात करते हैं कि हम रिज्यूमेस की जगह विज्यूमेस भेज रहे हैं, वीडियो के थ्रू अपना रिज्यूमे बना रहे हैं, सो वहां पर आप सब कुछ वर्बली कहना चाहेंगे, और डेफिनेटली इट विल मेक सेंस कि जहां आप बात करते हैं, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को एनहांस किया हुआ है आपने और आप उनको डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं अपने स्किल्स को, but ultimately हम communication skills पे भी definitely I'm going to say something about that, लेकिन ultimately if you have something documented in front of them कि I have for instance you are having a interest in dance, for instance आप क्लासिकल डांस में कुछ अचीव कर रहे हैं, so if you are going to show them some certificate or graduation degree from any private university, या फिर आपने कुछ ऐसा for instance you're having your love for language, you can show if you want to show, तो आपने अगर कुछ ब्लॉग्स लिखे हैं कहीं मैगजीन्स के अंदर, न्यूज़पेपर्स के अंदर अगर आपके आर्टिकल्स आए हैं, जस्ट यू कैन इवन आज की डेट में जैसे मैंने बताया टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा बढ़ चुका है, सो अगर आपने कहीं ब्लॉग लिखा है यू कैन पुट दैट लिंक आप उसमें दे सकते हैं। अगर कोई कंपटीशन में यू हैव अपीयर्ड एंड अगर आपने कुछ स्कोर किया तो डेफिनेटली इट्स अ विन विन सिचुएशन। सो आपने कॉन्टिन्यूसली कितने साल तक उसको कमिटेड रहे, ऐसा नहीं कि आपने 9th के अंदर कुछ और किया, 10th के अंदर यू हैव एक्सप्लोर्ड समथिंग एल्स, एंड 11th में एंड 12th में आप कुछ कुछ अलग अलग एक्सप्लोर कर रहे हैं। सो अगर आप यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं एंड यूनिवर्सिटी आपसे कह रही है कि आप इंग्लिश ऑनर्स करना चाहते हैं या फिर आप लिबरल आर्ट्स के अंदर आप कुछ करना चाहते हैं, सो उस लैंग्वेज के लिए या फिर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए दे वांट टू सी सम कमिटमेंट। आपने ऐसा क्या किया है जो क्लासरूम के बाहर आप उनको दिखा सकते हैं कि आई हैव अचीव्ड समथिंग एल्स अदर देन दैट जो हमें बुक रेफर्ड थी, जो सिलेबस रेफर्ड था, उसके अलावा मेरा डेडिकेशन टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर, मेरा लव फॉर दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट क्या है, वो आप कैसे दिखाएंगे। तो टू शो दैट लव यू नीड टू गिव सम एविडेंसेस। अब ये एविडेंसेस क्या है? एविडेंसेस होते हैं कि जहां आप जैसे मैंने बताया कि डॉक्यूमेंटेशन, कि आपने कुछ जोनल लेवल पे इफ यू हैव अचीव्ड समथिंग, तो अगर आपने पोम रेसिटेशन के अंदर कुछ किया है, सो इट विल डेफिनेटली गिव यू एक एक्स्ट्रा माइल देगा आपको जब आप बात करेंगे कि आई एम हैविंग दिस आई एम हैविंग लव फॉर दिस लैंग्वेज। तो हमें ये चीजें थोड़ी समझनी पड़ेंगी और वो हमें कॉन्टिन्यूसली ग्रोथ दिखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने 9th में कुछ किया देन सडनली इन 10th क्लास हमने छोड़ दिया, फिर हमने 11th क्लास के अंदर कुछ कुछ किया देन 12th में हमने फिर छोड़ दिया। एंड ये हमें पेरेंट्स बीइंग अ पेरेंट हमें ये समझने की जरूरत है कि हम यहाँ बहुत बड़ा ब्लंडर करते हैं। हम यूजुअली क्या करते हैं, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं 9th एंड 11th एंड 10th एंड 12th में हम एक प्रेशर के अंदर उस चीज को छोड़ देते हैं कि इट्स अ बोर्ड एग्जाम। तो मैं आपको बताऊं कि आप नंबर ऑफ स्टूडेंट से आप पूछिए, 9th एंड 11th आर मच टफर देन 11th एंड 12th। तो जब वो चीज मुश्किल थी हम तब कुछ एक्सप्लोर कर रहे थे, और जब वो चीज आसान हुई तो हमने बस एक फोबिया है बोर्ड एग्जाम का, तो हम क्या करते हैं, हम डर जाते हैं। और हम बहुत फ्रैंकली मैं आपको बता रही हूँ, just spending 2 to 3 hours in a week for your love for or that passion you have, या आप committed हैं towards particular subject, for instance अगर आप इकोनॉमिक्स में कुछ करना चाहते हैं तो आपने क्या लिखा अभी तक उसके बारे में, क्या एनालिसिस है, क्या क्या जानते क्या है आप उसके बारे में अदर देन दैट बुक। इसके उस रेफर्ड बुक के अलावा आपने कितने राइटर्स हैं जो पढ़े हैं, जो पर्टिकुलरली इन दिस फील्ड जिन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है, उनके बारे में आपने क्या जानकारी ली है, उनके कितने आपने थीसिस पढ़े हैं, कितने एनालिसिस। आप देखें, आप जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए जा रहे हैं तो आपसे जो एक्सपेक्टेशन है यूनिवर्सिटी का वो ऐसा है कि हमें एक प्रोडक्ट के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है। व्हाई दे आर गोइंग टू गिव यू स्कॉलरशिप, जस्ट why they want to give you scholarship, क्यों देंगे वो? अगर वो कमिटेड, अगर वो आपकी कमिटमेंट नहीं दिखेगी उन्हें,
और उन्हें लगेगा कि ये इंसान तो हर दूसरे मतलब दूसरे साल के अंदर अपनी कमिटमेंट्स को चेंज कर रहा है, और इफ दैट पर्सन इज नॉट कमिटेड टू इट्स ओन हॉबीज एंड पैशंस, तो ये मेरे इस जो कोर्स को करने के लिए आ रहा है, इस कोर्स को करते हुए कितना कमिटेड रहेगा, ये अगले नेक्स्ट 3 to 4 years इसको मैं अगर स्कॉलरशिप दे रहा हूँ या फिर कमिटमेंट के साथ ये बच्चा मेरे पास एडमिशन के लिए आ रहा है, हाउ कमिटेड दैट चाइल्ड इज, वो कैसे पता चलेगा? वो उस सिचुएशन में वो आपकी कमिटमेंट, आपकी प्रायर जो पास्ट में जो आपने कमिटमेंट की है टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, उसको देखकर ही एनालाइज करने वाले हैं। सो आप ये देखिए कि मैं आप पे ट्रस्ट तभी कर सकती हूँ जब मैंने आपकी डेडिकेशन को देखा। अब डेडिकेशन का चेक कैसे होगा, कमिटमेंट चेक कैसे होगा? कमिटमेंट चेक करने के लिए यू हैव टू बिल्ड योर प्रोफाइल। आपको बताना पड़ेगा कि पिछले 4 साल के अंदर जब से मैंने सब्जेक्ट्स को थरली इंडिपेंडेंटली पढ़ना और समझना शुरू किया है, मैंने उन सब्जेक्ट्स के लिए कितनी मेहनत की है। सो नेक्स्ट is modern test. So colleges have introduced innovative methods to interview students before granting them admissions. अभी हम जैसे हम बात कर रहे हैं कि पर्सनल इंटरव्यूज होने लगे हैं, क्रिएटिव पोर्टफोलियोज की हम बात करते हैं, ग्रुप डिस्कशंस होता है, केस स्टडी प्रेजेंटेशंस होता है, एंड सो ऑन द स्पॉट एसे राइटिंग है। एंड इवन दो अगर आप ऐसे राइटिंग की भी बात करते हैं तो आपकी पर्सनालिटी क्या उसके अंदर निकल के आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपका एप्टीट्यूड टेस्ट अगर वो ले रहे हैं या आपकी को करिकुलर अचीवमेंट्स को वो देख रहे हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर अचीवमेंट्स को वो देख रहे हैं, या आपके रिकमेंडेशन लेटर्स, डेफिनेटली दिस इज वन ऑफ द थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। रिकमेंडेशन लेटर्स, आप अपने स्कूल के अंदर आपने कुछ इस लेवल पे हेड गर्ल, हेड बॉय, या फिर कुछ भी ऐसा अचीव किया वो आपने, स्कूल को रिप्रेजेंट किया है इन स्टेट और जोनल लेवल, तो यू नीड टू हैव दैट रिकमेंडेशन लेटर्स फ्रॉम योर स्कूल, जरूर जरूर रखिए। Otherwise, in forms of letters, in forms of certification, you should have that thing in your hand, क्योंकि यूनिवर्सिटीज फोकस करने वाले हैं आपकी लीडरशिप क्वालिटीज देखना चाहते हैं। क्यों देखना चाहते हैं? बिकॉज आप उनका बाय प्रोडक्ट बन रहे हैं, बिकॉज आपकी प्लेसमेंट के लिए दे आर गोइंग टू टेक रिस्क। वो आपको एडमिशन इसलिए दे रहे हैं ताकि अपने प्लेसमेंट के जो नंबर्स हैं वो उसको इंक्रीज कर सकें। एंड व्हाई द कंपनीज आर गोइंग टू वो क्यों प्लेसमेंट वहां पर लेना चाहेंगी या करवाना चाहेंगी वो कंपनीज उस यूनिवर्सिटी के अंदर, जब तक उन्हें ये नहीं पता चलेगा कि जो स्टूडेंट उन्होंने लिया है वो कंपनी शुड बी वेरी मच कॉन्फिडेंट कि मैंने अगर ये बच्चा पिक कर रहा है इस यूनिवर्सिटी से या इस कॉलेज से, तो इस कॉलेज ने डेफिनेटली एट द टाइम ऑफ एडमिशन ये चीजें चेक करी होंगी कि बच्चा कितना that child is having that leadership quality or not, वो क्रिएटिव है कि नहीं है, और ये सारी चीजें मैटर करते हैं। देन आपके जो इंटरेस्ट है, किस फील्ड के अंदर आपका इंटरेस्ट है, योर स्किल्स, एकेडमिक्स के एक्स्ट्रा आपके क्या स्किल्स रहे हैं, और देन उसके बाद आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज देखें कि जो लीडरशिप रोल होता है वो ना सिर्फ आपकी जॉब के लिए, इवन तो अगर आप वहां से अपना निकलने के बाद कुछ स्टार्टअप करना चाहते हैं या फिर आप अपने फादर के बिजनेस को ही ज्वाइन करना चाहते हैं फॉर इंस्टेंस, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू शुड नो हाउ टू लीड अ टीम। लोगों के साथ सोशली इन्वॉल्व होना, उनकी प्रॉब्लम्स को समझना, कंपनी के उस प्रोसेस को समझना, लीगल एस्पेक्ट्स को समझना, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो आपका जो असेसमेंट कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज, वो क्यों कर रहे हैं। तो इफ दे आर आपके ऊपर कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं वो, तो डेफिनेटली, एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो बच्चे स्कॉलरशिप्स एंड स्पॉन्सरशिप्स की बात करते हैं, अगर वो बच्चे पोर्टफोलियो पे काम नहीं करेंगे या प्रोफाइल पे काम नहीं करेगा तो कौन करेगा? आई वुड से कि एक ऐसा बच्चा जो फाइनेंशियली स्टेबल है एंड दैट चाइल्ड डजंट नीड दैट काइंड ऑफ एड फ्रॉम द कॉलेज, उसका तो फिर एक लेवल पे समझ आता है कि वो एक उस लेवल पे है कि ही कैन अफोर्ड, ही और शी कैन अफोर्ड।
बट when we are having that kind of capping कि जहां पर हम इकोनॉमिकली भी उतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि हमें इतना अच्छा कॉलेज अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और हम वहां से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें वहां से कुछ बेनिफिट मिले उस यूनिवर्सिटी या कॉलेज से, तो डेफिनेटली वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वो यूनिवर्सिटी आपके ऊपर इन्वेस्ट क्यों करेगा, until and unless आपके अंदर कुछ ऐसा नहीं है जो पेड जो कैंडिडेट्स हैं उससे कुछ ज्यादा नहीं है, या फिर जिस कैंडिडेट को वो सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं वो उसको क्यों छोड़ें यदि आपके बराबर का वो कैंडिडेट है। तो ये जो बार है इसको थोड़ा सा हम अपने ऊपर लेवल पे आने की जरूरत है। एंड यहाँ हमें समझने में आ रहा है कि 7th और 8th के अंदर जैसे मैंने बताया कि वी नीड टू एक्सप्लोर मोर एंड मोर, स्टिक मत हो जाइए किसी एक चीज को। आज मैंने वोकल म्यूजिक ज्वाइन किया है, आप उसके बाद महीना 2 महीना इफ यू आर हैविंग दैट क्लिक कि हाँ मुझे क्लिक कर रहा है ये, देन गो फॉर इट। नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली ट्राई समथिंग एल्स, मूव ऑन मूव ऑन मूव ऑन। दुनिया बहुत जल्दी जल्दी भाग रही है, दुनिया आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है, वो ये नहीं एक्सपेक्ट कर रही कि आप एक ही जगह पर खड़े होकर एक पत्थर के ऊपर सिर देकर मारते रहे। हम नहीं एक्सपेक्ट, कोई भी दुनिया के अंदर आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि आप वहां पर जिद करके खड़े हैं कि एक ना एक दिन तो मैं इसको करके ही छोड़ूंगा, बिकॉज टाइम नहीं है लोगों के पास, दे वांट रिजल्ट्स। आप जो पढ़ाई कर रहे हैं वो पढ़ाई आपसे 1 साल के अंदर रिजल्ट मांगा जाता है। 1 साल जो एकेडमिक ईयर जिसमें आप फी पे करते हैं, आप ये देखिए जो कंपनी आपको सैलरी दे रहा है वो आपसे कितना एक्सपेक्ट करेगा, जो आपको स्कॉलरशिप दे रहा है वो आपसे कितना एक्सपेक्ट करेगा। और अगर आप उसको एक्सपेक्टेशन को कॉन्स्टेंटली बढ़ा के नहीं रखेंगे या इंक्रीजिंग या ग्रोथ रेट उसकी बना के नहीं रखेंगे, या आपने बीच में डाउनफॉल आ गया आपके बीच में, आपकी प्रोग्रेस के बीच में। अब जो यहाँ पे 9th ऑनवर्ड्स जो स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको यहाँ पे ये बोलूंगी कि आपने जो स्कोर 9th में अटेन किया, डेफिनेटली यू वुड हैव ट्राइड कि 10th में मेरा इससे बेहतर आए। सो अभी क्या है कि आप कोशिश धीरे धीरे ये करना है कि 11th के अंदर यूजुअली बच्चों का जो परफॉर्मेंस है वो डाउन हो जाता है। क्यों डाउन हो जाता है? जहां पर हम अपना सब्जेक्ट सिलेक्शन गलत कर लेते हैं। हम क्या करते हैं कि एक सोशल प्रेशर में आ जाते हैं, साइंस साइंस, और कभी कभी हम कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशन अपने आप से कर लेते हैं जिसका एप्टीट्यूड हमारे में नहीं होता है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ऑलवेज स्टेप, पुट योर स्टेप फॉरवर्ड, वही रखें पैर जहां मुझे कॉन्फिडेंस है कि आई कैन डू दैट। जबरदस्ती प्रेशर में आकर मैंने एक स्ट्रीम गलत चूज कर लिया, नाउ आई एम नॉट गोइंग टू स्कोर मच इन दैट। अभी एकेडमिक्स तो खराब हो ही गया, अब एकेडमिक्स को सुधारने के लिए हम उसमें इतना टाइम डिवोट कर देते हैं कि हम अदर देन एकेडमिक्स कुछ ट्राई ही नहीं करते। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि उतना फोकस होना चाहिए एकेडमिक्स के ऊपर, उतना टाइम जरूर देना चाहिए जितना रिक्वायर्ड है, बट इतना प्रेशराइज होके नहीं पढ़ना है कि हम बाकी इसके अलावा कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं लाइफ। क्योंकि वो आपका जो यू नो आपके अंदर जो एक लीडरशिप क्वालिटी या एंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटी, या फिर आपके अंदर जो रीजनिंग या फिर इन्वेस्टिगेटिव क्वालिटी, आपका सोशल होना, आपका लोगों के साथ टीम को साथ में लेके चलना। आप फॉर इंस्टेंस जब हम छोटे थे वी नेवर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट कि एक टीम को प्रोजेक्ट बनाने को क्यों दिया जाता है। ये रोल नंबर जो है 4 या 5 बच्चे हैं, ये एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। वो प्रोजेक्ट बनाना इज नॉट वो एक प्रोजेक्ट, वो एक बच्चा भी बना सकता है। वहां जज किया जाता है कि आपने अपनी टीम के अंदर कितनी इक्वालिटी के साथ काम किया, आपने एक दूसरे को कितना वैल्यू दिया, आपने काम को कितना इक्वली डिवाइड किया। सो टीचर्स आर नॉट डम, वो आपके उस बात को समझते हैं कि कभी एक बच्चा बहुत ज्यादा मेहनत करता है और एक बिल्कुल ही खत्म कर देता है उसको, तो वो समझते हैं। they analyze your attitude, they analyze your behavior, ये जो बिहेवियरल कॉन्सेप्ट को समझना एंड ऑल, ये सब एक टीचर को जानना इसलिए भी जरूरी होता है टू मेक राइट जजमेंट्स। तो हर उस लेवल पे बैठा हुआ इंसान वो चाहेगा कि वो राइट जजमेंट करे ताकि गलतियां कम से कम। सो नेक्स्ट इज चेंज ऑफ हार्ट। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं बहुत ही रॉन्ग एज के अंदर। अभी रॉन्ग एज के अंदर अगर हमने अपनी चॉइसेस बनानी शुरू करी, अब हम 9th में 10th में आकर अभी सोच रहे हैं कि हम किस सब्जेक्ट को ज्यादा वैल्यू दें, या कौन सा मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, या किस सब्जेक्ट के लिए मुझे अदर देन एकेडमिक्स कुछ करना चाहिए।
सो वहां पर आके हम बड़ा शॉकिंग सा एक सिचुएशन देखते हैं कि इन 9th ग्रेड अगर हम बात करें, in grade 9 close to 63% of students who made a decision about their career changed their mind by the time they were ready to apply. 63% बच्चे जो ये सोचते हैं कि मुझे फ्यूचर में ये करना है, वो अपना माइंड चेंज कर लेते हैं। फिर भी ये बहुत प्रॉब्लमेटिक नहीं है। आप 10th में देखें, 41% of students, and even though not only students, parents change their mind. अच्छा, यहाँ पर आके तो फिर एक लेवल पे हमें समझ आता है कि आपने अपना माइंड चेंज कर दिया। यहाँ पर आपका प्रोफाइल बिल्ड होने में टाइम लगेगा, प्रॉब्लम आएगा डेफिनेटली। इवन दो अगर आपने शुरू में सोचा कि मुझे ह्यूमैनिटीज लेना है, सडनली आफ्टर 10th यू हैव चोजन साइंस स्ट्रीम, तो जो पिछले 2 साल में आपने लैंग्वेजेस के ऊपर या आपने सोशल के ऊपर जो सब काम किया होगा उन सब्जेक्ट्स के ऊपर, वो काम सारा वेस्ट जाएगा। तो अभी क्या है, कंफ्यूजन का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है यहाँ पे। तो अभी आप देखिए नेक्स्ट 11th क्लास ऑनवर्ड 28% स्टूडेंट्स जब 11th के अंदर एडमिशन लेते हैं, स्ट्रीम सिलेक्ट कर लेते हैं, तो वो भी 12th के बाद अपनी स्ट्रीम को छोड़ देते हैं या कुछ नया ऐसा करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं जो उनको पहले जो किया है उन्होंने वो नहीं करना चाहिए। और 21% जो होते हैं वो क्लास 12th के बाद छोड़ देते हैं। इट्स ओके टू टेक योर डिसीजन। आपको नहीं ठीक लगा, आपको अपीलिंग नहीं लगा, यू हैव चेंज योर माइंड। बट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज बैक टू स्क्वायर वन, जब हम बात करते हैं प्रोफाइल बिल्डिंग की। अब हमने 4 साल किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर प्रोफाइल मेंटेन किया। अगर मुझे बायोलॉजी के अंदर बहुत इंटरेस्ट था, तो मैंने पिछले 4 साल में बायोलॉजी के ऊपर बहुत कुछ किया। मैंने कुछ ऐसे ओलंपियाड दिए, मैंने कुछ ऐसे ऑनलाइन कोर्सेज किए, मैंने कुछ ऐसे एग्जाम्स कंडक्ट दिए, या फिर मेरे ब्लॉग्स आए, या कुछ भी सॉर्ट ऑफ ऐसा। तो वो सारा जो 4 साल का प्रोफाइल बिल्डिंग का जो मेहनत है, वो सारा वेस्ट हो जाता है। सो अभी हमें क्या है, एक एक एज वाइज हम इसके लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना है। टाइम डिपेंड। सो टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। यदि हम बात करें कि तूफान नहीं किसी की वेट करता है, टाइम भी किसी की वेट नहीं करता है, सब पास हो जाता है, निकल जाता है सब कुछ। So that is why student in high school, every decision you make can either make or break your career. आप जो भी डिसीजन अब इस समय ले रहे हैं, या तो ये आपके करियर को बनाएगा या ये बिल्कुल बर्बाद कर देगा, खराब कर देगा। तो पेरेंट्स भी क्या करते हैं ना, बहुत प्रेशराइज कर देते हैं कभी कभी कि ये मेरे बच्चे का स्ट्रेंथ नहीं है, स्टिल मैं उस बच्चे को वो सब्जेक्ट लेकर दे रहा हूँ। और कभी कभी क्या होता है कि बच्चे को भी नहीं पता होता और पेरेंट्स को भी नहीं पता होता, अनइंटेंशनली गलत चॉइस हो जाता है कि पहले तो मुझे पहली नजर में साइंस बहुत अच्छा लगा या ह्यूमैनिटीज बहुत अच्छा लगा, इवन तो कॉमर्स भी बहुत अच्छा लगा, बट सडनली जैसे जैसे टाइम पास ऑन हुआ, देन आई रियलाइज्ड कि नहीं, ये तो गलत हो गया एंड दिस वाज नॉट माय चॉइस। मुझे तो अब कुछ, क्योंकि आप उसमें अब एक्सप्लोर कर रहे हैं, जब आप एक्सप्लोर करने की पोजीशन में आते हैं तब आपको लगता है। तो तभी जब हम बात करते हैं 7th एंड 8th, तब हमें थोड़ा थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहिए, ताकि हम 9th ऑनवर्ड अपना प्रोफाइल जब बिल्ड करने लगे, तो हम एक राइट डिसीजन के साथ और एक राइट चॉइस के साथ आगे बढ़े, सो दैट की जो परसेंटेज है ऑफ डिसीजन चेंजिंग वो थोड़ा और कम हो सके और ज्यादा से ज्यादा बच्चों की हेल्प हो सके। सो 9th is right to start, 10th is good, 11th you still have time, 12th is late and we need to rush if you want your profile to make an impact. बच्चे, मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात आपको कहूंगी कि आप में से बहुत सारे बच्चों ने मुझसे 1-to-1 इंटरेक्ट किया है। आई विल नॉट नेम समवन आउट हियर, लेकिन आप देखें, जब आप मुझे बात करते हैं 11th में आप आ गए, देन यू अप्रोच्ड मी। मैं अपनी बात नहीं करती हूँ, आप सेल्फ एनालिसिस भी आपने लेट किया, या आपने किसी भी काउंसलर को रीच करने में लेट किया। तो अब 11th में आप 6 महीने, 4 महीने, 3 महीने निकल गए, and you have spent so much money, so much time on that particular subject, तो हम लोग कॉम्प्रोमाइज भी करने लग जाते हैं। हमें लगता है अब तो हमने 3 महीने, 4 महीने ये सब्जेक्ट कर लिया है, तो अब हम कॉम्प्रोमाइज ही कर लेते हैं। आई विल नॉट से यू कि आप इसमें चेंजेस लाएं, बट आप उसमें एक हेल्प आपकी ये हो सकती है कि आप ऐसे सब्जेक्ट को एक्सप्लोर करना शुरू करें जिस सब्जेक्ट को आपको लगता है कि कल को अगर 12th के बाद मुझे स्ट्रीम चेंज करना भी पड़ा, तो ये मुझे एड ऑन ही करेगा, मुझे नेगेटिव नहीं लेके जाएगा एस्पेक्ट में। फॉर इंस्टेंस, इफ यू आर अ कॉमर्स स्टूडेंट और आपको लगता है कि मैंने रॉन्ग चॉइस ले लिया, मुझे तो ह्यूमैनिटीज लेना चाहिए, तो अभी क्या प्रोफाइल बिल्डिंग में हम हेल्प कर सकते हैं ये कि हम
लैंग्वेज के ऊपर थोड़ा काम करते हैं। ह्यूमैनिटीज में डेफिनेटली हम लैंग्वेज डेफिनेटली इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट थिंग, आप जो आगे पढ़ने वाले हैं। तो हम ये कर सकते हैं कि हम उस मोमेंट पे बीइंग कॉमर्स स्टूडेंट ऑल्सो हम लैंग्वेज के ऊपर भी उतना ही फोकस करें, और साथ ही साथ कुछ फ्यूचर के जो कोर्सेज हम करने वाले हैं उसके लिए थोड़ा और एक्सप्लोर करें। जैसा कि मैंने पहले भी कई बार ये बताया कि लिबरल आर्ट्स ऐसे सब्जेक्ट्स आप ले सकते हैं, आगे कोर्सेज कर सकते हैं, डिग्री कोर्सेज, जिसके अंदर आप इस तरह का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं जो आपको पिछले किए हुए काम को यूटिलाइज भी कर पाएगा, और आपके आने वाली लाइफ के अंदर भी डेफिनेटली गोइंग टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग पिलर फॉर यू, आपके लिए खड़ा हो जाएगा, वो नींव अच्छी बन जाएगी। सो हम क्या चॉइसेस कर रहे हैं, किस टाइम पे कर रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग मैटर्स। तो थोड़ा सा प्रोफाइल बिल्डिंग टाइमली हम शुरू करें। 7th और 8th के बच्चे जो यहाँ पर बैठे हैं उनके लिए अभी टाइम है टू एक्सप्लोर। अभी आप छोटी छोटी चीजें एक्सप्लोर करिए, कभी आप फाइन आर्ट्स में ट्राई करिए, कभी आप परफॉर्मिंग आर्ट्स में ट्राई करिए, कभी आप वोकल म्यूजिक ट्राई करिए, कभी आप स्पोर्ट्स ट्राई करिए, किसी एक पर्टिकुलर स्पोर्ट को पकड़ के आप ट्राई करिए। बट यस, मैं यहाँ पर बच्चों को बार बार एक ही बात बोलूंगी, until and unless you are not going to score something good in that, please leave that thing behind। आप उस चीज को मत बार बार कुरेदिए जिसमें आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, बिकॉज दैट थिंग इज नॉट गोइंग टू एनहांस योर प्रोफाइल। आपका प्रोफाइल वही चीज बढ़ाएगी जिस जिस चीज के अंदर आपका इंटरेस्ट है और जिसमें आप रिजल्ट दे रहे हैं। अगर आपने कुछ अचीव नहीं किया है जो आप डॉक्यूमेंट कर सकें, that thing won't resist in front of that faculty member। आप नहीं बता पाएंगे उन्हें। that person is not going to tell you कि आप मेरे सामने खड़े हो जाइए और एक पोम सुनाइए, या आपको एक ऐसे अभी मेरे सामने बोल के या लिख के दिखाइए। उस मोमेंट में वो नहीं कहने वाले हैं। What they are going to see is your profile। अब प्रोफाइल कैसे लिखना है, ये 1-to-1 हर बच्चे का अपना होता है, तो वो पर्सनलाइज्ड होता है डेफिनेटली। अब प्रोफाइल को एनहांस कैसे करना है, ये हम नेक्स्ट सेशन में डेफिनेटली करने वाले हैं। और अब हम लास्ट जो अपनी एक स्लाइड में आपके सामने शेयर करना चाहती हूँ कि कुछ लोगों को बहुत गलतफहमी रहता है कि ये जो प्रोफाइल बिल्डिंग होता है या फिर एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते हैं, जो हम बात कर रहे थे सैट की, आईएससी की, इस तरह के एग्जाम्स की, तो ये जो एग्जाम्स होते हैं ये आपका प्रोफाइल जो होता है, एप्टीट्यूड होता है, इसको कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ही देखती है, या फिर यूनिवर्सिटीज के क्राइटेरिया में ओनली मेरिट रहता है। here I'm showing you approximately अभी जबकि जो बेस्ट आप यूनिवर्सिटीज, नॉट ओनली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज, अगर आप नेशनल यूनिवर्सिटीज भी देखें और प्राइवेट और एडेड भी देखें, तो भी आप देखेंगे कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। स्टूडेंट की अचीवमेंट, उसके एप्टीट्यूड, उसका लॉजिकल रीजनिंग, उसके कम्युनिकेशन स्किल्स, उसकी लीडरशिप क्वालिटी, उसके क्रिएटिव आर्ट, उसका कल्चरल अफेयर, उसका कम्युनिटी वेलफेयर, ईच एंड एवरीथिंग छोटा माइन्यूटली डायग्नोज करने वाले। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप जब भी इस तरह का कुछ माइंड मेकअप करते हैं कि मुझे अपनी लाइफ के अंदर कुछ ऐसा अचीव करना है जो मेरे प्रोफाइल को एनहांस करे, तो आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग यू ऑल, प्लीज मेक श्योर कि आप अपने प्रोफाइल के साथ जस्टिस करिए। आप अपने प्रोफाइल को ऐसे प्रेटेंड करिए जैसे ये मेरा एक हलफनामा जिसे बोलते हैं, या फिर this document is going to show who I am, what I have done in the last 3 to 4 years। आप मुझ पर ट्रस्ट करें क्यों, मैंने ऐसा क्या किया है कि आप मुझ पर ट्रस्ट करें। दिस इज द बेसिक थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कोई भी यूनिवर्सिटी आपके ऊपर ट्रस्ट क्यों करे। तो हम अपना एक प्रोफाइल बना के चलते हैं। तो जैसे कि हमें जो एक्स्ट्रा आता है, जो एकेडमिक्स के अंदर नहीं होता, जो क्लासरूम के बाहर आप सीखते हैं, उन सारी चीजों को डेफिनेटली जस्ट इनकलकेट, डालिए, संभालिए, जोड़िए, और अपने पास उसके एविडेंसेस रखिए। एक मैं टिप आपको देना चाहूंगी कि हमेशा अपने जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको आप हार्ड कॉपी रखते हैं, आप डिजिटल कॉपी रखना जरूर शुरू करें। डिजिटल कॉपी होने से अपना प्रोफाइल बनाने में और ज्यादा इजी हो जाता है। जो सर्टिफिकेशन आप फाइल लेकर घूमते हैं,
इट वुड बी बेटर आप पीडीएफ बना सकते हैं उसका। तो छोटी-छोटी टिप्स हैं जो हम आगे भी शेयर करते रहेंगे और भी हम इसके अंदर चर्चा करेंगे आगे नेक्स्ट सेशन के अंदर कि कैसे हम अपने प्रोफाइल के को एनहांस करें। सो अभी मैं इस प्रेजेंटेशन को यहीं पर वाइंड अप करती हूँ एंड